चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, है ना। तो कल माउंटबेटन प्लान तक देखे थे, किस प्रकार से माउंटबेटन प्लान आया था, और माउंटबेटन प्लान के रिकमेंडेशन पे ही इंडिया का पार्टीशन हुआ था। और इंडिया का पार्टीशन का जो लाइन खींचा था जिसने, उसका नाम था सर रेडक्लिफ, है ना। तो ये सब देखा था हमने, ठीक है। पॉलिटी में थोड़ा पढ़ लो कि नहीं, क्रिप्स मिशन है कि नहीं। क्रिप्स और कैबिनेट दोनों पॉलिटी में पढ़ा है, नहीं पढ़े थे? कहाँ थे आप लोग पॉलिटी का जब क्लास हो रहा था? तो लेट से आए थे, तो पॉलिटी के क्लास का वीडियो जो है तो न्यू बैच में जहां से अगर जिनका छूटा हुआ है, चलिए चलिए, हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ बिल्कुल। ऐप के साथ अभी कुछ समस्या चल रहा है ना, इसी के वजह से अभी आप लोग देख रहे होंगे, जो भी ऑनलाइन का क्लास हो रहा है वो यूट्यूब पे चल रहा है ना। ग्रुप, हाँ ग्रुप में वो यूट्यूब पे चल रहा है। ऐप के साथ दिक्कत है, जैसे ऐप ठीक हो जाएगा तो वहां पर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। रहा बात क्रिप्स मिशन का और कैबिनेट मिशन, दोनों में ही पॉलिटी जब मैंने स्टार्ट किया था उस ही आपको क्रिप्स मिशन के बारे में बताया था कि क्रिप्स इंडिया आया था और क्रिप्स का टारगेट था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करवाने का, है ना। 1940 में क्रिप्स मिशन आया था, जिसमें 3 मेंबर्स थे, सबका नाम भी लिखाए थे कि पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टॉफर्ड क्रिप्स, यही 3 लोग मेंबर थे। तीनों लोग आए थे, कांग्रेस से मिले थे कि उनको चाहिए था कि किसी प्रकार से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट हो जाए, लेकिन डेट नहीं बता रहे थे कि संविधान सभा कब बनेगी, क्योंकि उस समय भारतीयों का मेन डिमांड था संविधान सभा बनाने का, है ना, कि संविधान सभा कब बनेगा। तो संविधान सभा जो था वो उस समय नहीं, उसके बारे में कुछ स्पष्ट नोटिस नहीं आया था, जिसके वजह से कांग्रेस ने क्रिप्स को रिजेक्ट कर दिया था। और उसी वजह से फिर मुस्लिम लीग के पास गए, तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का मुद्दा उठा दिया कि पाकिस्तान कब एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वहां पर भी रिजेक्ट हो गया। मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया और इसके साथ ही कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया था, तो वहां पर कोई फायदा हुआ नहीं था, ठीक है। ओके, चलिए। और कैबिनेट के बारे में हमने पढ़ा था कि कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में इंडिया, ठीक है। और उसका प्लान था इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को स्टैब्लिश करने का, भारतीय संविधान सभा को भारत में स्थापित करने का, जो उसने किया था, जिसमें सब पूरा बात बताया गया था आप लोगों को कि टोटल सीट कितना होगा, है ना, कहां कहां से लोग चुन करके आएंगे, ये पूरा का पूरा प्लान जो था वो कैबिनेट मिशन प्लान में वहां पर बताया गया था। तो दोनों ही आपको कराया जा चुका है। अपना पॉलिटी का नोट्स खोल के अगर आप उलट के देखेंगे तो वहां पर दोनों के बारे में लिखाया गया है, कैबिनेट क्या था और क्रिप्स क्या था। और सबसे बड़ी बात की, जो लोग क्रिप्स में थे वही लोग कैबिनेट में थे, मेंबर बदला नहीं था, है ना। वही तीनों लोग जो क्रिप्स में थे बस वो कैबिनेट में, बस चेयरमैन चेंज हुआ था। क्रिप्स मिशन में क्रिप्स जो था वो चेयरमैन था, और कैबिनेट में जो है वो यहाँ पर जो है चेयरमैन बदल गया था, पैंथिक लॉरेंस जो था वो अध्यक्ष बन गया था। अब देखिए, धीरे धीरे तो आपके जो विषय हैं वो कंप्लीट हो ही रहे हैं, है ना, होते जा रहे हैं। अब मुद्दा यह है कि आपके स्तर पर उन विषयों का क्या स्थिति है ना, आप अपने लेवल पे उसको कहां तक खत्म कर पाए हैं, आप उन फैक्ट्स को, उन चीजों को कितना याद कर किए हुए हैं, है ना। क्योंकि सफलता तो इस बात पर निर्भर करेगी कि आप कितनी बातों को याद रख रहे हैं, है ना। कितना पढ़ लिया ये उतना मतलब नहीं है, अब मतलब इस बात से है कि जितना पढ़ा
उतना याद है कि नहीं, है ना, जितना पढ़ा वो अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम तो होगा नहीं, है ना, कि बुक लेके आइए या नोट्स लेके आइए और खोल करके एग्जाम दीजिए, है ना। एसएससी में एक होता है, बीएसएससी में होता है ओपन बुक एग्जाम, है ना, तो उसमें भी हाँ, उसमें कहता है कि भाई ओपन बुक एग्जाम होगा, तो उसमें भी कहता है कि या तो आप स्टेट बोर्ड लेके आइए, नहीं तो एनसीईआरटी लेके आइए। और देखिए एनसीईआरटी बहुत ऑथेंटिक बुक्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंस है उनका, हम लोग भी पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए बोलते भी हैं, लेकिन एनसीईआरटी के साथ एक समस्या है कि फैक्ट्स का अभाव है, लैक ऑफ फैक्ट्स है एनसीईआरटीज में, है ना। और कमीशंस में या कंपटीशन के एग्जाम्स में जितना फैक्ट पूछा जाता है, आप उठा के देख लीजिए, उतना फैक्ट है ही नहीं उसमें, नहीं है उतना फैक्ट वहां पर, है ना। लेकिन क्या है, क्या जो लेकिन एनसीईआरटी जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, वो क्यों सबको पढ़ना चाहिए, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि एनसीईआरटी हो या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड हो, है ना, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वहां से सबसे अच्छा चीज जो मिलता है आपको, वो मिलता है अवधारणात्मक समझ, अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि कंसेप्ट मिलता है ना। और ये जो एक हम लोग को लगता है ना कि भाई फैक्ट याद कर लिया, बहुत सारा फैक्ट बक रहे हैं, फैक्ट्स याद कर रहे हैं ना, फैक्ट्स क्या मतलब क्या होता है, रट्टू तोता। फैक्ट्स याद करने के लिए कोई आपको दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? फैक्ट आपको दे दिया जाएगा नोट्स, हेलो भाई 100 याद कर दो, बकलोल से बकलोल आदमी याद कर लेगा, नहीं कर लेगा? दिमाग लगाने की जरूरत है कुछ? भोरे उठ करके कैसे, पहले बचपन में 2 का पढ़ा कैसे याद करते थे जी, है ना, है ना, वैसे आंख बंद कर तो वैसे रटना है। एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस इस बात में है कि जो फैक्टवा रटते हैं ना, उस फैक्ट का कंसेप्ट है इसमें, कि कोई घटना घटा तो कैसे घटा, क्यों घटा, घटने के पीछे की बैकग्राउंड क्या था, ये सिग्निफिकेंस है, ये इंपॉर्टेंस है ना। कहा जाता है कि जो बाकी जो किसी एग्जामिनेशन का जो प्रीलिम्स होता है, पीटी होता है, उसको यूपीएससी के पीटी के तुलना में आसान माना जाता है और यूपीएससी का पीटी को टफ माना जाता है। रीजन क्या है? वहां पर फैक्ट नहीं पूछता है। आप पेपर उठा के देखिए, फैक्ट रखता ही नहीं है। कहियो नहीं पूछेगा कि चोरा चोरी कब हुआ था, कहियो नहीं पूछेगा कि असहयोग कब हुआ था। क्या पूछेगा? असहयोग आंदोलन में गांधी के द्वारा जो संरचनात्मक कदम उठाए गए थे, उनमें से कौन शामिल नहीं था। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव काम गांधी ने क्या क्या किया था। और इंडियन नेशनल मूवमेंट का सबसे बड़ा ब्यूटी ये है, ये बाकी किसी मूवमेंट में नहीं हुआ वर्ल्ड में, कि ये एक तरफ कंस्ट्रक्टिव काम करता था तो दूसरी तरफ डिस्ट्रक्टिव काम भी करता था। मतलब कि हम पैरेलल लेके चलते थे, विध्वंसात्मक और संरचनात्मक। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम अंग्रेजी स्कूल का विरोध कर रहे थे तो विकल्प में भारतीय स्कूल दे रहे थे। अगर हम अंग्रेजी वस्त्र का विरोध कर रहे थे तो विकल्प में हम खादी वस्त्र दे रहे थे। हाँ, मतलब कि हम एक अल्टरनेटिव उपलब्ध कराते थे। ये नहीं कि खाली विरोध के नाम पर बस विरोध किए जा रहे हैं और किसी प्रकार का कोई जो है वो ये नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसके साथ एक जो है समझ जो है वो उसको साथ में रखें, है ना। और खास करके मैं हमेशा एक चीज जो आप लोगों को कहता हूं कि बाकी आप लोग का जो एग्जाम होगा वो मतलब कॉम्पिटिटिव तो है ही, लेकिन इसके साथ मजेदार बात है कि शिक्षक बनने का एग्जाम है ना। तो शिक्षक वो नहीं जो फैक्ट से भरा हुआ हो, जो फैक्ट से भरा हुआ है वो शिक्षक नहीं हो सकता है। शिक्षक वो है जो अंडरस्टैंडिंग से भरा हुआ हो, जो समझदारी से भरा हुआ हो। आप वो इतना अंडरस्टैंडिंग दिमाग में दे दे, समझदारी इतना दे दे कि कनेक्टिविटी क्या हो जाए, रिलेट हो जाए। तो कहीं ऐसा ना हो कि फैक्ट फैक्ट करते करते बीपीएससी गेम खेल जाए, है ना। जैसे कि पहले बीपीएससी का पीटी आप देखेंगे तो एक धारणा बन गया था बिहार के अंदर में, मैं देखता था विद्यार्थियों का एक धारणा बन गया था कि लूसेंट रट लेते थे, आज चल जाते थे बीपीएससी का पीटी देने। मजेदार बात है कि कुछ लोगों का हो भी जाता था, लेकिन 67वीं बीपीएससी से बीपीएससी ने जो ड्रामेटिकल चेंज किया है अपने में, 67वीं से 67th की पीटी से ऐसा चेंज किया है
कि जितना लोग जो इलूसेंट वाले थे कि लाइन बाय लाइन याद करके चाके पास कर जाएंगे, सबका परमानेंट छुट्टी कर दिया कि नहीं अब नहीं होगा। अब इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि फैक्ट्स के साथ अंडरस्टैंडिंग, है ना, कि भाई समझदारी हो, ठीक है, और समझदारी के साथ आपको फैक्ट्स को आप रिलेट करें, है ना। तो अगर रिलेट नहीं होगा, रिलेट करने नहीं करेंगे ठीक तरीके से, तो मामला जो है वो क्या हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा, है ना। तो इसलिए समझदारी को साथ में लेकर के और तब फैक्ट को आगे बढ़ना है, ताकि दोनों पर कमांड रहे, है ना, दोनों ही मुद्दे पर, दोनों ही मसले पर कमांड रहे। दोनों में से ऐसा ना हो कि कोई एक लैग कर जाए, क्योंकि कोई भी एक लैग आपको सफलता से दूर ले जा सकती है, कोई भी एक लैग, है ना। तो इसलिए दोनों के बीच में संतुलन हो कि फैक्ट्स विथ अंडरस्टैंडिंग, है ना, समझदारी के साथ। फिर आप क्या होगा, जब ऐसी स्थिति रहेगी तो आप निश्चिंत रहते हैं, फिर एग्जाम को लेकर के बहुत ज्यादा तनाव नहीं होता है, क्योंकि पूछना तो अल्टीमेट उसको प्रश्न ही है। अब वो प्रश्न चाहे जो पूछे, अब वो फैक्ट से पूछेगा तो आई एम ऑल्सो प्रिपेयर, और अगर वो अंडरस्टैंडिंग से पूछेगा देन आई एम ऑल्सो प्रिपेयर्ड, है ना, कि मैं दोनों ही परिस्थितियों में तैयार हूं, आपको जो पूछना है आप पूछ लीजिए, है ना। तो इसलिए एनसीईआरटी इसलिए ही आपको पढ़ लेना चाहिए, स्टेट बोर्ड इसलिए ही, आयोग के अध्यक्ष साहब ने भी अनरिकॉर्डेड स्टेटमेंट दिया है कि एनसीईआरटी पढ़िए, स्टेट बोर्ड पढ़िए, है ना, इसीलिए ताकि अंडरस्टैंडिंग आ जाए, समझदारी आ जाए, किताबों की को आ जाए, क्योंकि बाद में जाकर के विद्यालय में आपको क्या करना है, वही पढ़ाना है ना। तो वहां जाकर के तो फैक्ट नहीं ना पढ़ाइएगा, खाली उसको बताना पड़ेगा कि रूस में क्रांति हुई तो रूस में क्रांति क्यों हुई। केवल इतना बताने से काम नहीं चलेगा कि 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, है ना। अगर असहयोग पढ़ाना है कि 1920 में असहयोग हुआ, तो वहां विद्यार्थी को बताना पड़ेगा कि असहयोग का टाइम 1920 ही क्यों, उससे पहले क्यों नहीं, उससे थोड़ा बाद क्यों नहीं, वही टाइम क्यों इतना महत्वपूर्ण था, और आखिर क्या रीजन था, है? उतना तो कहानी पता भी है, बाद में क्यों और पहले क्यों। हाँ, तो बाद में क्यों, बाद में क्यों और पहले क्यों जो है, तो ये समझा कि एक गांधी के आने को ही क्या गांधी युग कहा जाता है ना। और असहयोग आंदोलन भारत के इतिहास का पहला आंदोलन था जो पूरे भारत में हुआ, आज सभी वर्गों ने उसका प्रतिनिधित्व किया। तो वही समय था 1920, और उस समय मिला देश को एक योग्य नेता, है ना, जो पूरे देश के लोगों को यह समझाने में सफल सिद्ध हुआ कि भाई भले कोई जमीन के लिए लड़ रहा है, भले कोई पेंशन के लिए लड़ रहा है, भले कोई राज्य के लिए लड़ रहा है, भले कोई खेती के लिए लड़ रहा है, भले कोई नील आंदोलन के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन सभी का दुश्मन एक ही है। तो जब सबका दुश्मन एक है तो अलग अलग क्यों लड़ रहे हो भाई, सब एक्वायर हो जाओ, सब एक झंडा के नीचे आ जाओ, और सब एक झंडा के नीचे आकर के एक दुश्मन का विरोध करो। मतलब सभी को स्थानीय हित को, लोकल इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट में बदल देने की क्षमता जो गांधी में थी वो किसी में नहीं था। वो उन्होंने क्या, और उस वजह से 1920 में नॉन कॉपरेशन हुआ कि उन्होंने क्या किया, लोकल इंटरेस्ट को क्या कर दिया, तो लोकल इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट में बदल दिया। सब लोगों को यह समझा दिया कि भाई आप जिससे लड़ रहे हैं वो आपको समझना होगा कि वो सबका एक ही दुश्मन है, अलग अलग कोई दुश्मन नहीं है। तो अलग अलग लड़ने से अच्छा कि सब लोग एक हो जाए, एक साथ विरोध करें, तो एक साथ भीड़ जुटेगी, और फिर उसका रिजल्ट होगा कि हम बड़े स्तर पर दबाव बना पाएंगे, और जब बड़े स्तर पर दबाव बनाएंगे तो सफलता का चांस हमारा ज्यादा हो जाएगा। ये गांधी का टारगेट था, और गांधी उसी प्रकार से करते थे। खैर, तो वो सारी चीजें जो है वो हम लोग देख लिए थे, है ना। अब आगे जो है हम लोग को देखना था होम रूल लीग मूवमेंट, है ना। लेकिन होम रूल लीग देख लेंगे, एक कोई टॉपिक है, उससे पहले देखते हैं किसान आंदोलन, पीजेंट्स मूवमेंट। सभी लोग हेडिंग बनाएंगे, किसान आंदोलन, पीजेंट्स मूवमेंट्स, किसान आंदोलन। ठीक है,
किसान आंदोलन। ओके, चलिए, तो पीजेंट्स मूवमेंट, चलिए, तो यहां पे हम लोगों को देखना है किसान आंदोलन। इसमें पहला ही देखेंगे नील आंदोलन, देखिएगा नील मूवमेंट। नील आंदोलन 1859-60। ठीक है, चलिए, तो नील आंदोलन 1859-60। क्षेत्र, इसका रीजन कहां था? बंगाल। नील आंदोलन कहां हुआ था? बंगाल में। ठीक है, क्षेत्र इसका बंगाल। नेता या नेतृत्व, दिगंबर विश्वास, और विष्णु विश्वास। नेता लिखेंगे लीडर दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है, लिखेंगे कि बंगाल के क्षेत्र में बड़े स्तर पर नील की खेती कराई जा रही थी। बंगाल के क्षेत्र में बड़े स्तर पर नील की खेती कराई जा रही थी, जिससे बड़े स्तर पर नील की खेती कराई जा रही थी, जिससे किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा था। किसानों को समस्या हो रहा था। ठीक है, अब देखिए, नील जो था ये नगदी फसल है। ठीक है ना, नील जो है वो नगदी फसल है। और नील के उत्पादन से क्या होता था कि जिस लैंड पर नील की खेती होती थी, फिर उस लैंड पर तात्कालिक तौर पर आप चाहे कि खाद्यान्न की फसल उपजा ले तो मुश्किल था, जमीन को बंजर बना देता था, तो किसानों को समस्या होती थी, है ना। और इसी समस्या के वजह से वहां पर यह आंदोलन प्रारंभ हुआ, किसानों के खिलाफ नील आंदोलन जो है वो प्रारंभ हुआ। और इसके नेता थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है, तो इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए नील विद्रोह बंगाल में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, लेकिन कि इसी समस्या के समाधान के लिए बंगाल में नील आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसी समस्या के समाधान के लिए बंगाल में नील आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको इंडिगो विद्रोह भी कहा जाता है जी, इंडिगो रिवोल्ट। हाँ, तो अंग्रेजी वाला जो है ना, को हिंदियों में लिख देते हो तो ये ना कि खोजेगा कि कहां पे नील आंदोलन लिखा है ना। इंग्लिश हिंदी मीडियम में भी बहुत बार ऐसा होता है कि इंग्लिश का वर्ड डाल देता है, अब पूछ लेता है। और ध्यान रहे कि किस क्या, हाँ, जड़ बड़ा होता था, और चूंकि नगदी फसल था ये बहुत टाइम टेकिंग भी होता था। ठीक है, तो ऐसा स्थिति में क्या होता था कि फिर वहां पर पैदावार करना मुश्किल होता था,
और इसका जो जड़ होता था वो इतना मजबूत होता था कि फिर दूसरा कोई जो धान या गेहूं का फसल डालने पर वहां पे उगता ही नहीं था, जिसके वजह से किसानों को काफी समस्या होती थी। और फिर वो लैंड छोड़ करके और दूसरा लैंड पर खेती करना पड़ता था। तो ऐसे में, और नील भी एक दो बार जिस लैंड पे हो जाता था फिर वहां पे नहीं उगता था, तो फिर दूसरा लैंड पे उगाना पड़ता था। तो ऐसे करके बारी बारी से पूरा लैंड खराब होता था, है ना, जितना भूमि था वो सब प्रभावित होता था। तो उसी के खिलाफ में ये चीज यहां पर हुआ था। तो इसको इंडिगो विद्रोह भी कहते हैं, इंडिगो रिवोल्ट्स। तो ये इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन कभी कभी हिंदी के पेपर में भी लिख करके आ जाता है। बहुत बार आप देखिए कि अब आजकल क्या होता है, जो भी पेपर होता है ना, कोई भी जो एग्जाम होता है उसका मुख्य तौर पर जो पेपर तैयार होता है वो इंग्लिश में तैयार होता है, ध्यान रखिएगा, है ना, इंग्लिश में तैयार होता है। और उसके बाद क्या होता है, तो उसका गूगल से हिंदी ट्रांसलेशन होता है। तो हिंदी जो ट्रांसलेशन होता है ना, तो गूगल बाबा ऐसा ऐसा हिंदी लेके आते हैं कि हिंदी तो समझ में आ जाए, इंग्लिश भी समझ में आ जाए, लेकिन उनका ट्रांसलेशन ना समझ में आए, है ना। तो इस चक्कर में बहुत सारा गलती हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए तो बहुत ये भी जरूरी होता है कि, और पेपर में देखिए लिखा रहता है पेपर में एक बात कि प्रश्न पर किसी भी प्रकार के विवाद होने की स्थिति में इंग्लिश वाला मान्य होगा, है ना। तो इंग्लिश का ही मान्य होता है। इसलिए वनडे एग्जाम अगर कहीं हो रहा है ना, तो प्रयास ये करे कि अगर इंग्लिश ठीक ठाक है तो इंग्लिश मीडियम में ही पेपर को सॉल्व कर ले। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि अगर आप हिंदी में गए सॉल्व करने तो एक दो क्वेश्चन तो इस वजह से गलत हो जाएगा कि आप हिंदी नहीं समझ पाए, है ना। हिंदी ऐसा ऐसा होता है कि, ठीक है, 2020 में ही जो यूपीएससी का पीटी हुआ था उसमें एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था कि क्वेश्चन जो पूछा गया था इंग्लिश में लिखा हुआ था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसका हिंदी होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। उसका है हिंदी में वही चीज लिखा हुआ था असहयोग आंदोलन। अब सोचिए कितना बड़ा ब्लंडर है ना, कि वहां इंग्लिश में लिखा हुआ है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, हिंदी में लिख दिया असहयोग आंदोलन। तो बनाने वाला तो असहयोग के बेसिस पे बना देगा, जबकि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों अलग अलग मूवमेंट है। और वही हुआ जिसकी वजह से बहुत बड़ा मतलब विवाद भी हुआ था। लेकिन वहां पे कहा गया कि भाई हम तो इंग्लिश को मानते हैं, हम लिखे हुए हैं नोटिफिकेशन में भी कि अगर कोई विवाद होगा तो इंग्लिश को देखिए। तो इसलिए वनडे एग्जाम अगर कहीं हो रहा है, कहीं पर भी अगर हिंदी समझने में दिक्कत हो रही है तो प्रयास करें कि इंग्लिश को देख ले। कारण क्या होगा, इससे क्या होगा कि एक दो प्रश्न जो है वो कम से कम गलत नहीं होगा, जो भाषा की वजह से गलत हो जाता है ना। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। और इंग्लिश जो हम सुन रहे हैं बार बार तुम्हारा इंग्लिश वाला ना, तो ये बीपीएससी उपाय कैले है, हिंदी पास करे पड़तो, है ना। सब इंग्लिश धैल के धैल रह जाएगा, हिंदिया पास नहीं करेंगे बस काम गबड़ा जाएगा, है ना। हिंदिया कितना है जी, हिंदिया 75 नंबर का है, इंग्लिशवा 25 गो है ना। तो हिंदिया पानी पिला देगा, है ना। तो इसलिए हिंदिया को ठीक रखे पड़तो, है ना, ठीक है। तो क्योंकि ज्यादा हिंदी से ही सवाल रहेगा, है ना। हाँ, तो इसलिए यहां पर ध्यान रखना है कि देखिए कहने का मतलब यह है कि अगर आप भारत के अंदर है, भारत के नागरिक, तो कम से कम आपका दो भाषा तो ठीक होना ही चाहिए। आपको इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और आपको हिंदी में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोनों भाषा में आपको कंफर्टेबल रहना चाहिए, है ना, कि दोनों भाषा पे ये नहीं कि हाँ इंग्लिश है तो खाली इंग्लिश में, या हिंदी है तो केवल हिंदी में। हाँ, एजुकेशन सिस्टम तो है बिल्कुल, ये सब प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम के वजह से ही है। लेकिन खैर अब जैसा है उसी के अंदर में आपको एडजस्ट करना है फिलहाल। खैर, तो यह जो है दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास जो थे वो क्या थे, तो वो इस विद्रोह के नेता थे, ठीक है। और नील के खिलाफ में यह विद्रोह जो है सो हुआ था। अब क्या है तो लिखेंगे थोड़ा सा कि इस विद्रोह का चर्चा, लिखेंगे इस विद्रोह का चर्चा आनंद मठ में मिलता है। इस विद्रोह का चर्चा आनंद मठ में मिलता है। आनंद मठ क्या था जी, उपन्यास था। हाँ हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास था ये। हाँ, ये
उपन्यास था, ठीक है, और इसके अंदर में भी इस आंदोलन के बारे में चर्चा मिलता है, ठीक है। आनंद मठ के अंदर में भी इसका चर्चा मिलता है नील आंदोलन का, ठीक है, कि नील आंदोलन में क्या क्या चीजें हुई थी उसके बारे में, तो ये आनंद मठ में मिलता है। आनंद मठ उपन्यास था किसका, तो बंकिम चंद्र चटर्जी का। अच्छा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी का पहला उपन्यास कौन सा था? बंकिम चंद्र चटर्जी का पहला उपन्यास था दुर्गेश नंदिनी, ठीक है, ये नोट करके कहीं साइड में लिख लेंगे कि बंकिम चंद्र चटर्जी का पहला उपन्यास था दुर्गेश नंदिनी। हाँ, दुर्गेश नंदिनी जो था उनका पहला उपन्यास था, ठीक है, ठीक है, ओके। दुर्गेश नंदिनी, ठीक है, चलिए, ओके। नेक्स्ट लिखेंगे कोल विद्रोह। नील आंदोलन के साथ अब लिखेंगे अगला कोल विद्रोह, कोल रिवोल्ट 1832। हाँ, कोल विद्रोह। लिखेंगे कि इस विद्रोह को, कोल विद्रोह लिखेंगे कि इस विद्रोह को, लिखेंगे बंगाल, इस विद्रोह को कोल जनजातियों ने, इस विद्रोह को कोल जनजातियों ने, कोल जनजातियों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के खिलाफ किया था। ठीक है, ओके। तो ये किसके लिए किया गया था, तो जनजातियों ने किया था, है ना, जनजातियों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए किया था। कारण क्या था कि अंग्रेज सब ईलो के भी क्षेत्र में घुस करके और ईलो का भी क्षेत्र को क्या करता था, हड़प लेता था। लिख लेंगे कि अंग्रेज आदिवासियों के जमीनों को, अंग्रेज आदिवासियों को जमीनों को अंग्रेज आदिवासियों के जमीनों को हड़प लेते थे, हड़प लेते थे, इसी वजह से यह विद्रोह हुआ था। ठीक है, इसी वजह से यह विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो बेसिकली क्या था कि ये जो भी कोल थे या भील थे या जो भी ट्राइबल्स लोग थे, दो बड़े इंपॉर्टेंट जो ट्राइबल्स मूवमेंट्स थे वो हम लोग आगे देखेंगे, वो हुआ था। एक तो संथाल और दूसरा आपका मुंडा विद्रोह, है ना, जो बड़े स्तर पर ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुआ था। तो ये सब विद्रोह इसी वजह से होता था क्योंकि अंग्रेज सब क्या करता था, इन लोगों के क्षेत्र में जा करके इनका जमीन सब हड़प लेता था, है ना, या फिर इनका जो परंपरा था, जो इनके यहाँ का जो कल्चर था, जो संस्कृति थी, उस संस्कृति को चोट पहुंचाता था, खतरा में डाल देता था। ठीक है, तो इस वजह से यहां पर ये सारी चीज जो है सो होती थी, तो इसलिए यहां पर ये विद्रोह होता था। तो कोल विद्रोह में जो है सो नेतृत्व लिख लेंगे नेता। तो नेता जो इसका था वो था रामलाल कोल। नेतृत्व लिख लेंगे रामलाल कोल, रामलाल कोल। ठीक है, मुख्य तौर पे तो इनका एक ग्रुप्स होता था, ग्रुप्स के अंदर में ये लड़ाई लड़ते थे अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन इनका जो यहां पर नेता था वो रामलाल कोल था, जो इसके लिए लड़ाई लड़ रहा था। और हर जगह पर आप देखेंगे कि जहां पर भी जनजातीय थे, ट्राइबल्स थे,
इनके क्षेत्र में जब घुसते थे तो उनका अपना एक नेता होता था और उसी नेता के अधीन रह करके वो लोग अपने लड़ाई को लड़ते थे और बड़े स्तर पर एकजुटता दिखलाते थे, है ना। संथालियों को और मुंडाओं को आप देखेंगे तो उन्होंने बहुत हद तक परेशान किया था अंग्रेजों को और उसके बाद अपना डिमांड सब भी मनवाया था। ये लोग एक शब्द प्रयोग करता था अंग्रेज सब के लिए, वो तो होता था दीकू, है ना। दीकू, दीकू शब्द बीपीएससी पूछ चुकी है कि दीकू शब्द का अर्थ क्या होता है ना। दीकू, ठीक है। तो दीकू शब्द का अर्थ होता है बाहरी लोग, है ना, बाहरी लोग, ठीक है। तो इसमें ये ट्राइबल लोग दीकू केवल अंग्रेजों को ही नहीं कहते थे, बल्कि भारत के अंदर में भी जो साहूकार लोग होते थे, बनिया लोग, जो उनके क्षेत्र में जाकर के क्षेत्र को उठाते थे, इसलिए वो सीधे कहते थे बाहरी लोग। तो बाहरी लोग कहने का मतलब यहां पर केवल अंग्रेज से नहीं है, बाहरी लोग कहने का मतलब है कि जो भी इनके संस्कृति से अलग का आदमी है ना। ट्राइबल्स के कल्चर से अलग का जो भी आदमी है वो सब दीकू है ना। वो सब को लोग क्या बोलते थे? दीकू बोलते थे, ठीक है। हाँ, दीकू। दीकू का अर्थ है बाहरी लोग। ओके, नेक्स्ट लेंगे मोपला विद्रोह, बंगाल। नेक्स्ट लेंगे मोपला विद्रोह, मोपला रिवोल्ट्स। मोपला विद्रोह 1921, केरल। मोपला विद्रोह 1921, हाँ, केरल। हाँ, मोपला विद्रोह 1921, केरल, ठीक है। लेंगे कि केरल के मालाबार क्षेत्र में, केरल के मालाबार क्षेत्र में, केरल के मालाबार क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था। ठीक है। अब देखिए, विद्रोह जो हुआ था, है ना, जो विद्रोह हुआ था, यह जो रिवोल्ट्स हुआ था ना, यह जो विद्रोह हुआ था तो यह बेसिकली जमींदारों से रिलेटेड विद्रोह था, लेकिन बाद में यह विद्रोह सांप्रदायिक हो गया था। यह हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बन गया था, है ना। प्रारंभ में ये क्या था? तो प्रारंभ में ये जमींदारों का मामला था, जमींदारी व्यवस्था से हुआ था, लेकिन चूंकि इसमें दो ग्रुप बन गया, एक ग्रुप बन गया हिंदुओं का और दूसरा ग्रुप बन गया मुस्लिमों का। तो दो ग्रुप बन जाने की वजह से क्या हुआ कि यहां पर झगड़ा प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो लिख लेंगे कि अब यह विद्रोह जमींदारों के खिलाफ प्रारंभ हुआ था, जमींदारों के खिलाफ प्रारंभ हुआ था, लेकिन बाद में सांप्रदायिक हो गया। ठीक है, ओके। यह विद्रोह जो था वो क्या था कि बाद में सांप्रदायिक बन गया, है ना, कम्युनल बन गया। प्रारंभ हुआ था किससे? जमींदारों से। देखिए, तो इसमें लिख लीजिएगा कि इस विद्रोह में क्या था, तो हिंदू जमींदार थे और मुस्लिम किसान थे। ठीक है, तो लिख लेंगे इसमें कि इसमें हिंदू जो थे वो जमींदार थे, यानी कि हिंदू वर्ग का लोग जमींदार था और मुस्लिम वर्ग के लोग किसान थे, है ना। तो मुस्लिम किसान थे और हिंदू जमींदार थे। हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे और मुस्लिम जो थे वो पीजेंट्स थे। ठीक है, किसान थे। तो यहां पर मुद्दा झगड़ा किस बात से शुरू हुआ? कर से, टैक्स से। लेकिन चूंकि दो कम्युनिटी थी एक दूसरे के ऑपोजिशन में, इस वजह से ये किस में चला गया? तो ये चल गया सांप्रदायिक रंग ले लिया, है ना, कम्युनल एक्टिविटी हो गया। अन्यथा ये स्टार्ट हुआ था तो इसका मुद्दा क्या था? इसका मुद्दा था जमींदारी का मुद्दा, है ना।
लैंडलॉर्ड्स का मुद्दा था और उसी मुद्दे को लेकर के ये लोग आगे बढ़ रहे थे। ओके, नेक्स्ट। नहीं, 1921 का यह विद्रोह नोट करके लिख लेंगे कि 1921 का यह विद्रोह 1921 का यह विद्रोह काफी लंबे समय तक चला था। ठीक है, ओके, क्लियर है? तो काफी लंबे समय तक चलता। देख लेंगे संथाल विद्रोह, इसका ये बस ये ग्रुप्स था, दो, कोई नेता नहीं था, ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम ग्रुप्स था, ठीक है, कोई प्रॉपर लीडर नहीं था, हिंदू मुस्लिम ग्रुप्स था, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट लिखेंगे संथाल विद्रोह। क्या कोल, देखिए यहां पर पहले क्या था कि वर्तमान सिचुएशन में रहे तो झारखंड में इनकी संख्या ज्यादा मिलेगी, है ना, वर्तमान में। लेकिन देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो है जब का हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, तब वो सारा क्षेत्र बंगाल में था। जब यह, क्योंकि झारखंड तो बाद में ना बिहार से अलग हुआ है जी, है ना, तो जब का हम लोग बात कर रहे हैं पूरा का पूरा क्षेत्र बंगाल में था। वर्तमान में जो समय है वो समय आज ये मतलब जो है मुख्य तौर पर झारखंड के अंदर में दिखता है, ठीक है। लेकिन पहले जो था ये क्या था, तो ये पूरा बंगाल के अंदर में था, ठीक है। तो प्रेजेंट में इनका जो संख्या ज्यादा वो झारखंड के अंदर में है, लेकिन जब यह सब विद्रोह हो रहा था वो विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में हो रहा था, ठीक है। लेकिन वर्तमान सिचुएशन में चूंकि सब अब बट गया, अलग अलग डिफरेंट प्लेस में चला गया है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में इसका लोकेशन पड़ता है। तो आपको ध्यान लेकिन रखना है कि किस सिचुएशन में कब पूछा है, किस क्षेत्र में हुआ था, तो उस समय वो बंगाल के क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। वर्तमान में जो क्षेत्र पड़ता है वो झारखंड का क्षेत्र पड़ता है। प्रेजेंट सिचुएशन में चूंकि बंटवारा हो गया है, अलग अलग क्षेत्र चल गए हैं, तो झारखंड में पड़ता था। अब जैसे संथाल, तो संथाल को भी देखिए, तो मुख्य तौर पे उस समय तो बंगाली का क्षेत्र था, है ना, बिहार के क्षेत्र में हुआ था, लेकिन ये पूरा का क्षेत्र क्या था, बंगाल था। लेकिन वर्तमान में संथाल का जो आप क्षेत्र देखें तो सब झारखंड में दिखेगा, है ना, कि वर्तमान में वो सब झारखंड के क्षेत्र में स्थित है। संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में, 1855-56 संथाल विद्रोह 1855-56, ठीक है। नेता लिखेंगे संथाल में, देखिए संथाल में तो दो लोग बड़े नेता थे इसके, सिद्धू और कान्हू, लेकिन लोग चार भाई था, है ना, ये लोग सिद्धू कान्हू दुगो प्रमुख नेता था, लेकिन इसका दुगो और भाई था, चांद और भैरव, है ना, चांद और भैरव, ठीक है। तो इसका भी नाम लिख लेंगे, लेकिन नेता ये दुगो था, सिद्धू और कान्हू, ठीक है। भाई लोग चार था, ठीक है, जिसमें दुगो भाई का नाम था चांद और भैरव। हाँ, भाई चारू है ना, लेकिन इसमें दो नेता है, सिद्धू और कान्हू, ठीक है। अब दो और भाई था जो सपोर्ट कर रहा था, कोऑपरेट कर रहा था, लेकिन नेता था सिद्धू कान्हू, ठीक है। और इन्हीं का दो भाई था चांद और भैरव। क्षेत्र लिख लेंगे, तो क्षेत्र तो तत्काल बंगाल, लेकिन वर्तमान में झारखंड, वर्तमान झारखंड, क्षेत्र बंगाल, वर्तमान में झारखंड। कारण लिख लेंगे, कारण, कारण लिखेंगे कि ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां, ब्रिटिश कॉलोनिकल पॉलिसी, ब्रिटिश कॉलोनिकल पॉलिसीज, है ना, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां, कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां, ठीक है। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां में क्या था, तो इनके क्षेत्रों में, है ना, इनका एक क्षेत्र था जी, दामन ए कोह,
दामन एको, भागलपुर से का क्षेत्र और राजमहल पहाड़ी का क्षेत्र, है ना, ये प्रॉपर ये लोग उस क्षेत्रों में रहते थे, है ना। तो दामन एको से इनका जो है सो पूरा का पूरा क्षेत्र मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है। तो भागलपुर और राजमहल की पहाड़ी का क्षेत्र, ठीक है। तो दामन ए को, तो दामन ए को जो है ये मुख्य तौर पर इनका क्षेत्र है, ठीक है। मतलब कि सबसे ज्यादा जो ये लोग रहते थे वो दामन ए को क्षेत्र में रहते थे। और वो प्रॉपर कहां है, तो भागलपुर और राजमहल पहाड़ी का क्षेत्र, है ना। तो उन क्षेत्रों में लोग रहते थे। तो इन लोग का जो क्षेत्र था इसी में अंग्रेज सब क्या करता था, इंटरफियर करता था। इन लोग का जमीन हड़प लेना, है ना, जंगल को कटवा देना, ठीक है। इनका जो स्थानीय संस्कृति था, जो कल्चर था, उसको डिस्टर्ब कर देना, है ना। तमाम तरह से इनको परेशान करने का काम जो है वो कौन करता था, तो अंग्रेज करते थे, है ना। अलग अलग माध्यमों से अलग अलग ये करके, ठीक है। और इसी वजह से 1855-56 में इनके खिलाफ विद्रोह हुआ था, ठीक है, ठीक है। भागलपुर से राजमहल पहाड़ी का क्षेत्र, ठीक है। तो ये दामन एको है, ठीक है। दामन एको जरूर लिख लीजिएगा नोट करके इस पॉइंट को, है ना, क्योंकि बीपीएससी ने पूछा है दामन एको क्या था। तो भागलपुर से राजमहल पहाड़ी का क्षेत्र, ठीक है। भागलपुर से राजमहल पहाड़ी का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में मुख्य तौर पे ये लोग रहते थे, ठीक है। तो इन्हीं के क्षेत्र में अंग्रेज सब क्या करता था, अपना पॉलिसी लाता था और उसके माध्यम से लोगों को एक्सप्लॉइट करता था। इनका जो मजदूर सब रहता था, जब रेलवे लाइन बिछता था ना, तो इस सब में लोग को ले जाकर के फ्री में काम करवाता था सब। अब पैसा भी नहीं देता था, है ना। तो फ्री में काम करवाता था, पैसा नहीं देता था। इनके क्षेत्र के जंगलों को कटवा देता था, ठीक है। तो तमाम तरह के काम करके इनके क्षेत्रों को डिस्टर्ब करने का प्रयास करता था। इसी वजह से ये लोग जो है वो विद्रोह किए थे, है ना। ये लोग के जो थे अपने एक गॉड होते थे, है ना। जनजातीय लोगों के अपने गॉड होते थे, है ना। तो इनके गॉड्स को क्या कहते थे, बता सकता है? इनके जो देवता होते थे उनको लोग क्या कहते थे? है कौन कौन? है हाँ क्या? हाँ सिंह बोंगा, बिल्कुल गुड। सिंह बोगा जो थे वो इनके देवता थे, और उन जो आगे मुंडा थे उनके ठाकुर बोंगा थे, है ना। इनके सिंह बोंगा थे, उनके ठाकुर बोंगा थे, ठीक है, ओके। तो ये इनके देवता होते थे, ठीक है। ये हाँ सिंह बोंगा, ठीक है। ये लोग उन्हीं के नाम पर इकट्ठा करता था भीड़ को, है ना। कहता था कि हमको सपना में आए हुए हैं और इन्होंने कहा है कि भाई हम लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहिए, है ना। तो उसकी के आधार पर लोग जो थे वो एक्वायर होते थे, ठीक है। और ये लोग अपना एक गीत, जब अंग्रेज सबके साथ युद्ध होता था ना, तो ये लोग गीत भी लिखता था, कटोंग बाबा कटोंग, रानी कटोंग, राजा कटोंग, मैंने सबको काट देने का बात करता था ये लोग ना, कि जो पकड़ में आएगा, जो पकड़ाएगा वो उसको ये कर दिया जाएगा ना। यह जो टॉपिक है ना, ये सब टॉपिक बीपीएससी का बड़ा फेवरेट टॉपिक है। इसको ना बीपीएससी एग्जाम में पीटी में भी पूछा जाता है और मेंस में भी पूछा जाता है। ये मेंस में भी आता है, संथाल विद्रोह, या ये आप देखेंगे तो हर साल बीपीएससी अपने मुख्य परीक्षा में पूछती है ना, कि संथाल विद्रोह क्या है, कैसे है, किन क्षेत्रों में हुआ था, किन कारणों से हुआ था, है ना। तो वो सब है। खैर, तो यहां पर इन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली ये भी जो विद्रोह हुआ था वो दीकुओं के खिलाफ हुआ था, मतलब कि बाहरी लोगों के खिलाफ, ठीक है। तो बाहरी लोग में अंग्रेज भी थे और भारत के जमींदार लोग भी थे, है ना, या भारत के अंदर में जो व्यापारी सब था वो सब भी था, जो अपना लाभ के लिए यहाँ के कार्यों में हस्तक्षेप करने का काम करता था, ठीक है। तो यहाँ ये जो इनका विद्रोह होता था किसके खिलाफ होता था, तो विद्रोह इनका होता था अंग्रेजों के खिलाफ, या यूं कहें कि दीकुओं के खिलाफ, ठीक है। दीकू का मतलब केवल अंग्रेज नहीं, बल्कि दीकू का मतलब अंग्रेज के साथ साथ अन्य क्षेत्र भी, मतलब कि अन्य लोग भी, ओके।
नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखेंगे दक्कन विद्रोह। हाँ दक्कन, हाँ दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह 1875, 1875 दक्कन विद्रोह। ठीक है, तो यह जो दक्कन विद्रोह हुआ था 1875 में लिख लेंगे अस्थाई बंदोबस्त के खिलाफ, अस्थाई बंदोबस्त के खिलाफ। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त के खिलाफ। अब देखिए, यह बेसिकली हुआ था बंबई के क्षेत्रों में, है ना। तो यहां पर अस्थाई बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, महालवाड़ी इन क्षेत्रों में नहीं था, यहां पर मुख्य तौर पर रैयतवाड़ी था ना। तो अस्थाई बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त के माध्यम से, अस्थाई बंदोबस्त या रैयतवाड़ी बंदोबस्त के माध्यम से अंग्रेजों के द्वारा इन क्षेत्रों के किसानों का शोषण किया जाता था। इन क्षेत्रों के किसानों का शोषण किया जाता था। अस्थाई बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त के माध्यम से इन क्षेत्र के किसानों का शोषण किया जाता था। इसी कारण ठीक है, हाँ इसी कारण यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। तो यहां पर कोई मुख्य नेता नहीं था, मुख्य तौर पर जो विद्रोह हुआ था वो किसान समूह के माध्यम से हुआ था। तो इसका जो नेतृत्व था वो किसान वर्ग के द्वारा किया गया था, है ना। अस्थाई बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त, देखिए अस्थाई बंदोबस्त में क्या होता था, अस्थाई बंदोबस्त में जमीन का मालिक जो किसान है वो अपने ही जमीन पर मजदूर बन जाता था। क्योंकि अस्थाई बंदोबस्त में क्या था, परमानेंट सेटलमेंट में, परमानेंट सेटलमेंट में 3 लेयर होता था, है ना। एक हो गया यहां पर किसान, बीच में जमींदार और लास्ट में अंग्रेज, है ना। तो ये सब क्या करता था जमींदार सब, अब जमींदार हो जाता था जमीन का मालिक। तो जो किसान अपने जमीन का मालिक था पहले, वो इस अस्थाई बंदोबस्त के वजह से अपने ही जमीन पर मजदूर बन जाता था और उसका जमीन का मालिक हो जाता था जमींदार। तो जमींदार यहां से टैक्स वसूल करके सरकार को पहुंचाता था। रैयतवाड़ी एक व्यवस्था आई तो लोगों को लगा कि चलो भाई थोड़ा ठीक होगा इसमें मामला। तो रैयतवाड़ी में क्या हुआ कि सीधे तौर पे सरकार ने किसान के साथ समझौता किया। रैयत का अर्थ ही किसान होता है ना। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जिस समय भारत में आई, उसमें ब्रिटेन में एक विचारधारा चल रहा था, उस विचारधारा को कहते हैं उपयोगितावाद का विचारधारा, है ना। उपयोगितावाद का जो विचारधारा जो लोग लाए थे उनका नाम था जेरेमी बेंथम। तो वो सब कहता था कि अधिकतम लोग को अधिकतम सुख दो, है ना, जितना आदमी है उसको अधिक से अधिक सुख पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। यही वो अपना आइडियोलॉजी लेकर के चलता था। तो उसी लिए अंग्रेज सब यहां पर लेके आया रैयतवाड़ी व्यवस्था कि सीधे सेटलमेंट किसाने से करते हैं, लेकिन इसमें और ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, है ना। यहां अब सीधे सरकार चूंकि जो रहती थी तो सरकार बड़े स्तर पर दबाव बनाती थी और 50% से ज्यादा टैक्स वसूलती थी। बहुत बार तो टैक्स जो होता था वो 2/3 से ज्यादा हो जाता था, 66% से ज्यादा टैक्स जो है वो सरकार वसूल लेती थी। तो इससे क्या होता था, किसानों की स्थिति खराब हो जाती थी। तो लगातार किसानों का जो है वो कंडीशन जो था, वो सिचुएशन वो लगातार क्या होता था, इससे कमजोर पड़ता था। तो वही सब सारा सिचुएशन से बचाने के लिए, उस सभी सिचुएशन में से रक्षा के लिए ये तमाम चीज जो है सो किया जाता था। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि दक्कन विद्रोह जो हुआ था,
महालवाड़ी में क्या होता था कि महाल मतलब होता कि मोहल्ला, है ना, महालवाड़ी व्यवस्था जो था मोहल्ला, उसमें क्या होता था कि अंग्रेज एगो अधिकारी नियुक्त करता था, उस अधिकारी का नाम होता था नंबरदार या लंबरदार, है ना, और उसका काम होता था कि गांव से टैक्स कलेक्ट करके सरकार तक पहुंचाना, और सरकारी अधिकारी होता था, सरकार उसको अपॉइंट करती थी। तो जहां पर जमींदार और किसानों की संख्या कम थी वहां पे महालवाड़ी व्यवस्था को रखा रहता था, जहां पर जमींदारों की स्थिति बहुत मजबूत थी वहां पर जमींदारी व्यवस्था, और जहां पर जमींदार न के बराबर होते थे तो वहां पर रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वाधिक दक्षिण भारत में लागू था। तो दक्षिण भारत में इसलिए लागू था कि दक्षिण भारत में जमींदारों का अभाव था। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा था, वो था अस्थायी बंदोबस्त, क्योंकि उत्तर भारत में आप देखिए तो जमींदार बहुत ज्यादा होते थे, बड़े स्तर पर उत्तर भारत में जमींदार आपको देखे जाते हैं। तो इसलिए उत्तर भारत में जो रखा हुआ था वो अस्थायी बंदोबस्त रखा हुआ था। लेकिन जहां कुछ कुछ जगहों पर छिटपुट क्षेत्रों पर दोनों ही व्यवस्थाएं लागू होती थी, तो यहां पर किसानों को समस्या हुई, इसी वजह से किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। तो और ये महाराष्ट्र में हुआ था, बंबई के अंदर में, इसलिए इसको कहते हैं दक्कन विद्रोह, ये डेक्कन रिवोल्ट्स था। हाँ क्या, हाँ साहूकार के भी विरुद्ध था, क्योंकि अब इसके अंदर जो टैक्स का जो कलेक्शंस होते थे, वो टैक्स का कलेक्शन में उन लोगों का भी रोल होता था। जितना विद्रोह हुआ है, देश का साहूकार तबका या देश का जमींदार तबका, ये पूरा जो है वो मिला हुआ था अंग्रेजों के साथ। तो जब ये सब कुछ विद्रोह होता था तो सबको टारगेट किया जाता था, इसमें केवल अंग्रेजी टारगेट नहीं होते थे। भारत के अंदर अब जब जमींदारों के खिलाफ विद्रोह होता था तो उसमें टारगेट अंग्रेज होते थे, लेकिन जमींदार अंग्रेज अपने देश से थोड़ी लाते थे, सारा जमींदार तो भारत का था। अगर ये सब जमींदार वर्ग 1857 के असफल होने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि मैक्सिमम जमींदार सब जो था वो जाके खड़ा हो गया अंग्रेजों के पक्ष में, है ना, क्योंकि सबको पता था कि अंग्रेज है तभी तो हमारा जमींदारी चल रहा है ना, तो सब जाकर के उसके बैक सपोर्ट में खड़ा हुआ। तो विरोध हम भले जमींदारों के खिलाफ कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेट आदमी कौन था जिसको टारगेट कर रहे थे, अंग्रेज ही थे, क्योंकि उन्हीं के द्वारा इस व्यवस्था को यहां पर लाया गया था। तो भारत में जमींदार हो या साहूकार वर्ग हो, ठीक है, ये दोनों ही तबका जो था वो खुले तौर पे अंग्रेजों के समर्थन में था, क्योंकि अंग्रेजों को इनसे लाभ होता था, और इस वजह से ये इनका अपना मिलजुल करके पूरा काम चलता था। नेक्स्ट लिखेंगे मुंडा विद्रोह, मुंडा रिवोल्ट्स। हाँ मुंडा विद्रोह, या नहीं हम लोग अस्थाई में आते थे, हाँ मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह ना, मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह, हाँ उलगुलान भी इसी को कहते हैं। मुंडा विद्रोह कहीं 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 उलगुलान विद्रोह लिखा रहता है, हाँ उलगुलान, और रैयत किसान को कहते हैं अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार होता था, महलवाड़ी बंदोबस्त में एक अधिकारी नियुक्त होता था, उसका नाम नंबरदार या लंबरदार होता था। मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह, (1899) मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह। क्षेत्र वर्तमान झारखंड, झारखंड में मुख्य तौर पे रांची, वर्तमान में मुख्य तौर पे रांची, है ना। मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह 1899, ठीक है। वर्तमान क्षेत्र जो है इसका झारखंड में रांची, और नेता बिरसा मुंडा, नेता बिरसा मुंडा, ठीक है, नेता बिरसा मुंडा, ओके ठीक है। तो अब देखिए यहां पर भी क्या था, तो ये भी ट्राइबल लोग थे, है ना, ये लोग भी क्या था जी, जनजातीय लोग था। तो यहां पर ये सब मूवमेंट्स जो है वो चलता था। तो मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह 1899, वर्तमान क्षेत्र झारखंड रांची, ठीक है। और क्या था, तो इनके क्षेत्र में भी दीकुओं का प्रवेश हो गया था, यानी कि बाहरी लोग यहां पर भी हस्तक्षेप करते थे। वो अंग्रेज थे, जमींदार थे, साहूकार थे, ये सब लोग यहां पे जाते थे, तो ये लोग भी दीकुओं का विरोध करते थे। मेन इनका मुद्दा था खुटकट्टी व्यवस्था, है ना।
इनके यहां एक व्यवस्था चलती थी, उसका नाम था खुटकट्टी। तो खुटकट्टी व्यवस्था को अंग्रेज सब क्या कर दिया, बंद कर दिया, है ना। ले लेंगे मुख्य कारण इस विद्रोह का क्या था, तो खुटकट्टी व्यवस्था को रोक देना, खुटकट्टी व्यवस्था को रोक देना, खुटकट्टी व्यवस्था को रोक देना। खुटकट्टी जो था, खुटकट्टी सिस्टम, ठीक है, खुटकट्टी जो था, इसमें क्या होता था, तो ये लोग जंगल में रहते थे, ठीक है, जंगल के अंदर में ही अपनी संस्कृति की रक्षा करते थे। तो अंग्रेज सब क्या कर दिया, ये लोग का अपना व्यवस्था चलता था कि सामूहिकता के तौर पर, जैसे कि कभी भी अभी भी गांव में आप देखते हैं कि किसी के यहां कुछ होता है तो सारा गांव का लोग सपोर्ट करता है ना, सब लोग पार्टिसिपेट करता है। तो अब तो ये सब धीरे धीरे मेन मुख्य समाज से सब चीज अब खत्म हो रहा है, लेकिन ट्राइबल सोसाइटी का सबसे बड़ा ब्यूटी यही है कि उनके यहां ये सब आज भी पाया जाता है ना। तो वो लोग अपने संस्कृति में बाहर के आदमी को नहीं आने देना चाहते हैं, ठीक है, वो लोग अपना सब कुछ जो है अपने से मिलकर के अपने ग्रुप में करते हैं। तो जंगल को साफ करना, जंगल में अपना घर बनाना, निवास करना, ये सब उन लोगों का खुटकट्टी व्यवस्था के अंतर्गत आता था। लेकिन अंग्रेज सब क्या नियम ला दिया कि सब जंगल को साफ कर देना है, जंगल को काट देना है ना। तो जंगल के काटने के वजह से उनका निवास स्थल ही संकट में पड़ गया, उनका रहने का जो जगह था वही संकट में पड़ गया। तो इस वजह से ये लोग जैसे अपना विद्रोह प्रारंभ किए, ठीक है। तो जैसे संथालियों के जो गॉड थे सिंह बोंगा, ये लोग सिंह बोंगा को अपना गॉड मानता था, उसी प्रकार से ये जो मुंडा थे ये लोग ठाकुर बोंगा को अपना गॉड मानते थे। हाँ, ठाकुर बोंगा को, ठीक है, इनके देवता थे ठाकुर बोंगा, ठीक है, ठाकुर बोंगा, ठीक है, हाँ ठाकुर बोंगा, इनके जो गॉड थे वो थे ठाकुर बोंगा, ठीक है। खुटकट्टी व्यवस्था जो था वो जंगल साफ करने की एक व्यवस्था थी, ठीक है, जिसको कि ये लोग अपने में करते थे क्योंकि यही उनका निवास स्थान था। लेकिन अंग्रेज सब क्या कर दिया कि पूरा जंगल कटवाने का निर्णय ले लिया, जंगलों को कटवाते थे बड़े स्तर पर। तो जब जंगल कटने लगा तो इनके रहने का ही संकट खड़ा हो गया कि लोग रहेगा कहां, ठीक है, जिसके वजह से यह विद्रोह जो है सो प्रारंभ हुआ था, ठीक है। क्या क्या हम मुंडा थे तो मुंडारी भी उनको कहा था, ठीक है। लेकिन मुंडा के तारीख ये आपको नाम ध्यान रखना है, उलगुलान विद्रोह, ठीक है, क्योंकि उलगुलान जो है वो उतना फेमस नहीं है ना। तो अगर उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था तो कंफ्यूज हो सकता है कि कौन था, ठीक है ना। तो मुंडा विद्रोह ही उलगुलान विद्रोह था। और ये अभी कुछ दिन पहले जो है, मतलब ऐसे तो आसान एक क्वेश्चन लगा, लेकिन ये 2018 का, ये 19 का जो यूपीएससी पीटी हुआ था उसमें पूछा था कि उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था, है ना, तो बिरसा मुंडा। तो वो बस नामों बदल दिया, मुंडा विद्रोह करेगा तो एकदम आसान लगेगा, लेकिन जब उलगुलान कर देगा तो लगेगा कि कहां के विद्रोह के बारे में पूछ रहा है ना, कौन सा विद्रोह पूछ रहा है। तो वो मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह के तौर पर देखा जाता है, ठीक है। तो यहां पे इसको ध्यान रखना है कि ये क्या था, उलगुलान विद्रोह था, और उलगुलान विद्रोह ही मुंडा विद्रोह है, ठीक है। मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह कहते हैं, ठीक है। और इनके जो गॉड थे वो कौन थे, ठाकुर बोंगा थे, ओके। और इनका भी लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा था। नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट लेंगे नारकेल बेरिया विद्रोह। हाँ, नारकेल, नारकेल बेरिया विद्रोह। नारकेल बेरिया विद्रोह 1782 से 1831, 1782 से 1831, ठीक है। नेतृत्व, नेता, नेता लिखेंगे, नेता टीटू मीर, टीटू मीर और निठार अली, निठार अली, टीटू मीर और
निठार अली, टीटू अली मीर और निठार अली, क्षेत्र पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब क्षेत्र पश्चिम बंगाल ही, वर्तमान क्षेत्र भी इसका पश्चिम बंगाल। किसके खिलाफ हुआ था? तो जमींदारों के विरुद्ध, जमींदारों के विरुद्ध। ठीक है, यह हुआ था जमींदारों के विरुद्ध। ठीक है, जमींदारों के विरुद्ध। ओके, हाँ, जमींदारों के विरुद्ध। ठीक है, ये हुआ था जमींदार के विरुद्ध। नेक्स्ट लेंगे पागलपंथी विद्रोह। हाँ जी, क्या? जमींदारों के विरुद्ध हुआ था, कर बढ़ाने की वजह से, टैक्स बढ़ाने की वजह से जमींदारों के खिलाफ हुआ था। ठीक है, हाँ, जमींदारों के विरुद्ध। ठीक है, कर बढ़ाने का। नेक्स्ट लेंगे पागलपंथी। पागलपंथी विद्रोह। ठीक है, अब देखिए यह सब जो विद्रोह है ना, तो समय समय पर, मतलब ये कोई एक पार्टिकुलर टाइम पर नहीं हुआ है ना, कभी किसी कॉर्नर में, कभी किसी कॉर्नर में, ये सब होते रहता था। ठीक है, तो इसलिए सबका कोई फिक्स टाइम नहीं है और कोई फिक्स टाइम आपसे इसका पूछा भी नहीं जाता। इसका आपका नेता पूछा जाएगा कि भाई इन सब का नेता कौन था, है ना। अगर पागलपंथी विद्रोह होता है तो भाई इसका नेता कौन था, तो नेतृत्व लिख लेंगे इसका, नेता करम शाह, इसका नेता था करम शाह। ठीक है, नेता करम शाह। ठीक है, हाँ, यहां पर देखिए डेट्स, टाइम जो है, टाइम इन सब चीज का कोई फिक्स नहीं है ना, हर समय समय पर सब विद्रोह होता रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर आपको डेट्स पूछा नहीं जाएगा कि विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, यहां पर जब भी आपको पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि नेता कौन था, तो इसके नेता थे करम शाह। और यह जो हुआ था तो अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध, कारण लिख लेंगे अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध। अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध। ठीक है, अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध क्या था, तो अंग्रेज लोग जो थे वो जमींदारों को पूरा पावर दिए हुए थे कि जमींदार लोग जो है वो क्या करे, टैक्स वसूली करे कड़ाई से, है ना। और टैक्स वसूलने के लिए अब जो जमींदार टाइम पर टैक्स वसूल करके जितना टैक्स निर्धारित है उससे ज्यादा टैक्स वसूल के अंग्रेजों को देता था, तो वो अंग्रेजों के लिए काफी क्या होता था, प्रिय हो जाता था। तो जमींदार सब क्या चाहता था कि हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूले, और ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलेगा तो किसका एक्सप्लॉइटेशन होगा, भारत के ही लोगों का। तो इसमें क्या होता था कि इनका एक्सप्लॉइटेशन होता था, इनका जो है सो दिक्कत होती थी, और इन्हीं के दिक्कत के बल पर सब जो अंग्रेज सब जो है वो क्या करता था, लाभ उठाता था, है ना। तो इसलिए अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध जो है वो ये होता था, और मुख्य कारक इसमें भी कौन थे, जमींदार थे। ठीक है, और जमींदारों के खिलाफ ये मूवमेंट्स हो रहा था। नेता ध्यान रखना, नेता कौन था, करम शाह। नेक्स्ट फराइजी विद्रोह। फराइजी विद्रोह बंगाली था, पागलपंथी का बंगाली था। ठीक है, नेक्स्ट फराइजी विद्रोह। ठीक है, फराइजी विद्रोह, हाँ, ये एक कम्युनिटी का नाम है, बंगाल के क्षेत्र में जो एक कम्युनिटी रहती थी फराइजी, उसका नाम है, और इसके नेता थे दादू मियां। इसके नेता थे दादू मियां। ठीक है, और हुआ क्यों था, तो बंगाल से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए, बंगाल से
दादू मियां नेता थे, ठीक है, लीडर थे दादू मियां, और उद्देश्य था बंगाल से अंग्रेजों को खदेड़ना, बंगाल से अंग्रेजों को खदेड़ना, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, तेभागा आंदोलन, तेभागा आंदोलन, तेभागा, हाँ तेभागा, तेल लेके नहीं भागा भाई, तेभागा मतलब हुआ तीसरा हिस्सा, किसानों का विद्रोह था, बटाईदारों से हुआ था ये विद्रोह, है ना, नाम था तेभागा आंदोलन। देखिए जो जिसका फिक्स टाइम है वो का टाइम वो हम लिखवा देबो, ठीक ना, आज करने हलो करने लिखेबो, ठीक ना। कारण ये है कि कुछ सब विद्रोह सबका कुछ फिक्स प्रॉपर टाइम नहीं है, अगर इसका गारंटी है कि जिसका टाइम नहीं लिखवा रहे वो नहीं पूछेगा आपको, ठीक है ना, और जिसका फिक्स टाइम है वो मैं लिखवाऊंगा कि कब हुआ था। जैसे कि देखिए आपसे पूछा सकता है कि स्वतंत्रता से ठीक पहले, स्वतंत्रता से ठीक पहले होने वाला किसान आंदोलन कौन था, तेभागा आंदोलन था, है ना, 1946 से 47 के बीच में हुआ था, बंगाल में ही हुआ था, समय 1946 से 1947, क्षेत्र बंगाल, क्षेत्र बंगाल, ठीक है, क्षेत्र तेभागा आंदोलन 1946 से 47, क्षेत्र बंगाल, लिख लेंगे। उद्देश्य क्यों हुआ था, लेकिन यह आंदोलन बटाईदारों द्वारा, बटाईदार समझते हैं ना, जो खेत बोता है सब, यह आंदोलन बटाईदारों द्वारा अपने लिए, यह आंदोलन बटाईदारों द्वारा अपने लिए उपज का तेभागा, तेभागा का मतलब हुआ 2/3 हिस्सा, है ना, उपज का तेभागा, है ना, उपज का अपने हिस्सा का तेभागा, तो तेभागा का मतलब है 2/3 पार्ट, 2/3 हिस्सा, ठीक है, अपने उपज का 2/3, अपने उपज का 2/3 हिस्सा का मांग, हिस्सा का मांग पर केंद्रित था, ठीक है, मतलब कि तेभागा पर केंद्रित था, और तेभागा का मतलब हुआ 2/3, तेभागा के मांग पर केंद्रित था, हाँ, तो वही इनका डिमांड था और इसी की वजह से यह मूवमेंट जो है सो हुआ था, ठीक है। हाँ क्या, नहीं इसके पास किसान समूह था, किसान समूह जो थे उसको लीड कर रहे थे। नेक्स्ट लेंगे कि औपनिवेशिक शासकों ने, हाँ इसी में लिख लेंगे कि औपनिवेशिक शासकों ने औपनिवेशिक शासकों ने किसानों का शोषण, औपनिवेशिक शासकों ने किसानों का शोषण अपनी इन्हीं नीतियों के माध्यम से किया था, अपनी इन्हीं नीतियों के माध्यम से किया था, ठीक है। नेक्स्ट, तेलंगाना आंदोलन, तेलंगाना, एक बात नोट करके पहले इसी में लिख लीजिएंगे, नोट करके लिख लेंगे जो अभी मैंने बोला था कि स्वतंत्रता से ठीक पहले, स्वतंत्रता से ठीक पहले होने वाला यह किसान आंदोलन था, स्वतंत्रता से ठीक पहले, स्वतंत्रता से ठीक पहले होने वाला यह किसान आंदोलन था,
हो गया। नेक्स्ट, तेलंगाना आंदोलन 1946 से 52, तेलंगाना आंदोलन 1946 से 52, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में स्थानीय जमींदारों के खिलाफ स्थानीय जमींदारों के खिलाफ स्थानीय जमींदारों के खिलाफ किसानों के द्वारा यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो यह आंदोलन किसानों के द्वारा तेलंगाना के किसानों ने प्रारंभ किया था। क्यों? तो कर को कम करने के लिए। ठीक है ना, टैक्स जो था वो यहां पर लगता था 33%, 33%, इसको सीधे बढ़ाकर कर दिया 66%, है ना। तो कारण था कर की बढ़ोतरी। कर की बढ़ोतरी कितना हुआ था? तो 33% से 66%, है ना। तो इसी कर के बढ़ोतरी के वजह से, टैक्स के इंक्रीजमेंट के वजह से यह मूवमेंट जो था वो स्टार्ट हुआ था, तेलंगाना आंदोलन। तो भी किसान आंदोलन ही था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नहीं, क्योंकि ये बाद तक चलता रहा, आजादी के बाद तक चलता रहा है। ठीक है, और आफ्टर इंडिपेंडेंट नेहरू जी को संविधान में संशोधन करना पड़ा इन सब चीज को ठीक करने के लिए। संविधान में पहले संशोधन हुआ 1951 में, है ना, जिससे प्रथम अनुसूची जोड़ी गई और उसका सब्जेक्ट ही रखा गया भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। तो इलाज था जमींदार लोग का भारत में, है ना। जो जमींदार लोग थे, भारत में दो वर्ग था, एक भूमि संपन्न और दूसरा भूमिहीन, है ना। एक आदमी था जिसके पास खूब सारा जमीन था, एक आदमी के पास जमीन में नहीं था, है ना। तो इसलिए संविधान में संशोधन किया गया और इसी वजह से जो आप बाद में जाकर के हट भी गया राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, लेकिन अब जमींदार लोग का अब जमीन है तो उनका मूल अधिकार हो गया ना। तो अगर वो मूल अधिकार तो छीन नहीं सकते थे, इसीलिए बाद में उसको क्या कर दिया गया, उसको मूल अधिकार से हटा करके उसको बना दिया गया विधिक अधिकार, लीगल राइट। इसी वजह से अब देखिए, अब किसी का भी जमीन आराम से सरकार ले लेती है। अगर आपका मन नहीं भी है तब भी सरकार ले लेगी, बशर्ते कि सरकार आपको कंपनसेट करेगी। लेकिन जब इस संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था तो सरकार जब लेने जाती थी, बस सब जमींदार सब चले जाता था कोर्ट में कि भाई देखिए हमारा मूल अधिकार हमसे छीना रहा है ना। तो नेहरू जी तो हालांकि पहले ही उपाय कर दिए थे, है ना। मुरारजी सही तो बहुत बाद में उपाय किए। पहले संविधान बनते 1951 में प्रथम संविधान संशोधन, है ना। हम संविधान संशोधन करके जमीन के मुद्दा को उठा करके डाल दिया 9वीं अनुसूची में, और 9वीं अनुसूची को लिख दिया कि कोर्ट इसका रिव्यू नहीं कर सकता है ना। तो 9वीं अनुसूची में अगर कुछ डाले तो उसका रिव्यू कोर्ट नहीं कर सकता था, हालांकि अब कोर्ट कर सकता है। 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 9वीं अनुसूची का रिव्यू हो सकता है। लेकिन 1951 से लेकर के 1980 के बीच में 9वीं अनुसूची के किसी भी चीज पर रिव्यू नहीं हो सकता है ना। तो उस समय करके तात्कालिक तौर पर नेहरू जी अपना काम कर दिए थे, लेकिन बाद में जो है फिर आगे चल करके मोरारजी देसाई की जब सरकार आई तो उन्होंने उसको फंडामेंटल राइट से हटा ही दिया। हालांकि उससे पहले इंदिरा गांधी और नेहरू, इन दोनों लोगों ने आराम से सब लोगों का काम किया था और जमींदारों की कुछ चली भी नहीं थी इंडिया में, है ना। मतलब जिस प्रकार से उन्होंने कानून बना लिया था और चीजों को किया था उसके हिसाब से। चलिए ओके, क्या
हाँ 1946 1952 तो उस समय तक चल रहा था क्या? हाँ बिल्कुल लेता था, जिसका भी टैक्स, जो जिस पर भी जमीन पर आप खेती करके उसका टैक्स वसूलता था ना, तो उसी चीज को हटाया गया। तो अब क्या? हाँ तो उसके बाद मालिक वही सब ना बना जी, वही सब मालिक बना और वही सब शोषण करता था। और उसके वजह से ही बाद में जब इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो एक कानून पास किया और कानून पास करके सारा जो अधिकार है वो सब अधिकार सबको छीन लिया और सब चीज को वहां पर खत्म कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ये तमाम सारा चीज जो है वो इसके माध्यम से यहां पर इसको किया गया था। ओके चलिए, तो ये सारी चीजें हुई थी। इसके साथ ही एक और मूवमेंट हुआ था, है ना, जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, है ना। बारदोली, बारदोली किसान आंदोलन। हाँ, बारदोली किसान आंदोलन, ठीक है। ठीक है, इसी को कहते हैं किसान सत्याग्रह भी। ठीक है, 1928 में हुआ था। ठीक है, किसान सत्याग्रह। ठीक है, बारदोली किसान आंदोलन 1928, और इसको क्या कहते हैं? किसान सत्याग्रह। इसके जो नेता थे मुख्य तौर पर वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसी आंदोलन में बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार का उपाधि दिया था, है ना, है महिलाओं ने दिया था। गांधी है, हो गया भाई, चलिए पगला सर सब लगता है बोले गांधी जी, हाँ पगला। चलिए लिखिएगा कि बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार का उपाधि दिया था। एकदम बचपन जी साहब ले। चलिए, तो इसी आंदोलन में, है ना, हाँ, बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, ठीक है, तो यहीं पर दिया गया था। ओके, सरदार का जो टाइटल है ना, तो बारदोली की महिलाओं ने दिया था। ठीक है, तो यहां जो ये इनको टाइटल मिला था, ये टाइटल इसलिए मिला था क्योंकि यहां पे इन्होंने किसान मुद्दे को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से उठाया था और सफल भी बनाया था, है ना। इस मूवमेंट्स में किसानों का जो डिमांड्स था टैक्स को डिक्रीज कराने का, तो टैक्स को इन्होंने डिक्रीज कराया था, है ना। 25% सीधे 6% पर लेकर के आ गए थे, है ना। तो टैक्स को इन्होंने क्या किया था? डिक्रीज करवाया था। तो लिख लेंगे कि किसानों के पक्ष में कर को, किसानों के पक्ष में कर को यानी कि टैक्स को क्या किया? तो डिक्रीज करवाया, कम कराया था। तो इसी वजह से सब लोग यहां पे खुश हो गए थे कि इनके नेतृत्व के वजह से ये हुआ था, इनके लीडरशिप के वजह से हुआ था। तो इसी वजह से इनको सरदार का टाइटल मिला था, क्योंकि इन्होंने इसको क्या कहता, हाँ, तो इसलिए इनको सरदार का टाइटल मिला था। इनको सरदार का टाइटल देकर के इनको सम्मानित किया गया था। ओके, चलिए, तो ये सारे कुछ जो है वो मूवमेंट्स हुए थे। ठीक है, ट्राइबल्स पीजेंट्स मूवमेंट्स हुए थे। ठीक है, जो तमाम हम लोगों ने देखे। ठीक है, आगे क्या? हाँ, गुजरात में हुआ था। ठीक है, तो हाँ? नहीं, यहाँ ये मुख्य तौर पे जो है आपको यहाँ पे इसको देखना है। ठीक है, किसान आंदोलन, ट्राइबल्स मूवमेंट्स या कुछ भी, है ना, होने को तो बहुत हुए हैं। ठीक है, लेकिन, है ना, लेकिन क्या है कि आपको उतना देखना है जितना से कि आपको या तो क्वेश्चन पूछा जाता रहा है
या पूछा गया ना। तो जो भी आप देखेंगे जो प्रश्न आपको किसान आंदोलन से पूछा गया है या पूछा जाता है, उसमें तो मुख्यतः आपको जो रहते हैं वो गांधी के मूवमेंट्स रहते हैं, जो आप देख चुके हैं। वो चाहे खेड़ा हो सकता है, चाहे ना चंपारण हो सकता है, या अहमदाबाद वो मिल मजदूर आंदोलन था वो, या फिर गांधी के नेतृत्व का, ठीक है। इसके अलावा ये सब कुछ प्रमुख आंदोलन थे, कुछ मूवमेंट्स थे जो आप लोग यहां पर देख रहे थे, ठीक है। इसमें कुछ पीजेंट्स मूवमेंट भी था और इसके अलावा कुछ ट्राइबल्स मूवमेंट भी था, है ना, जो जनजातीय विद्रोह भी था, है ना। बहुत विद्रोह हुई और भी बहुत सारे विद्रोह थे, है ना। लेकिन वेलुथिम्पू का विद्रोह भी था, विद्रोह कम थोड़ी है। लेकिन अब है कि आपको कितना पढ़ना है, ठीक है, और कितना आपको जो है सो यहां पर काम का है, ठीक है। तो जितना जो है आपके काम का हो सकता है, ठीक है, जहां से अभी तक के प्रश्न पूछे गए हैं वो सारा आपको जो है सो लिखा दिया गया है, ठीक है। अब जो है इसके आगे जो है अगर कुछ एक दो और विद्रोह तो आपको हिस्ट्री का जो नोट्स मिलेगा, ठीक है, उसमें तमाम मिल गया है, नहीं मिला हुआ है अभी, आज आया है, हाँ हाँ। तो बुक्स में पीडीएफ, देखिए पीडीएफ आ गया है, पीडीएफ आ गया है, इसका मतलब ये मटेरियल रेडी है ना। पीडीएफ आ गया है, इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल जो है सो आपका रेडी है ना, ठीक है। तो इसलिए ये चीज आपको यहां पर आ गया है, ठीक है। जल्दी उसका क्या हो जाएगा आपको, तो ये आपको मिल जाएगा इसका प्रिंटेड, ठीक है। तो प्रिंट्स के साथ आपको उसको कंप्लीट कर लेना है। एक मूवमेंट जो था, एक मूवमेंट इस सब में वो आपका छूटा हुआ था, जो नहीं हुआ था उसको थोड़ा सा नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, और वो है आपका होम रूल लीग मूवमेंट, है ना। होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, ठीक है, या मूवमेंट्स, ठीक है। होम रूल लीग आंदोलन, ठीक है। ये जो होम रूल लीग मूवमेंट है ना, होम रूल लीग आंदोलन, तो इसमें आपको देखना है कि भाई ये क्या है और किस प्रकार से, थोड़े कुछ इसके फैक्ट्स हैं जो आपको यहां पर देख लेना है और समझ लेना है, ठीक है, याद रखना है। तो यहां पर क्या है और कैसे, तो देखिए इसके दो नेता थे जी मुख्य तौर पे, होम रूल लीग आंदोलन लिखेंगे कि इस आंदोलन के दो प्रमुख नेता थे, इस आंदोलन के दो प्रमुख नेता थे, अलका रंजन कह रही है कि सर जो नोट्स हम लोग को देते हैं वही नोट्स यूट्यूब वालों को भी देते हैं, ये ठीक बात नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा ना होगा, है ना। ये तनाव लेने का आवश्यकता नहीं है। जो हिस्ट्री वाला नोट्स आप लोगों को मिलेगा ये केवल आप लोगों को मिलेगा, है ना, ये कोई दूसरा जो है मतलब उसको नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ ना, फ्री वाला सबको नहीं मिलता हो, ठीक ना। हाँ ये फ्री वाला को नहीं मिलता हो, इतना तनाव नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये इट्स ओनली अवेलेबल फॉर पेड बैच, है ना, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ठीक है। बाकी जो है वो सब लोग को भले मिलता है ना, ये मटेरियल सबको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसका तनाव नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, तो हाँ, तो नेक्स्ट इसके क्या थे, तो दो नेता थे, ठीक है ना। इसके दो नेता थे, कौन, तो एक थे तिलक, है ना, और दूसरे थे एनी बेसेंट, है ना। एनी बेसेंट थी, है ना, ये थे और ये थी, है ना। तो क्या था, लिख लेंगे कि तिलक ने अप्रैल 1916 में, तिलक ने अप्रैल 1916 में, तिलक ने अप्रैल 1916 में 16 में बेलगांव में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी, इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है। तो तिलक ने बेलगांव में किया था और अप्रैल में किया था,
है ना, और एनी बेसेंट ने सितंबर में मद्रास में, देख लेंगे कि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में, सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। ठीक है, ओके। अब देखिए कि दो लोग थे, तिलक तो भारतीय ही थे, है ना, लेकिन एनी बेसेंट जो थी आपको पता है कि आयरिश महिला थी, है ना। जब कांग्रेस का हम लोग पढ़े थे तो वहां पे भी इसके बारे में बात किए थे, है ना, क्यों क्या थी, आयरिश महिला थी, आयरलैंड से आई थी और इंडिया 1893 में आई थी वो। और क्यों आई थी, तो थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचार करने के लिए आई थी, है ना। थियोसोफिकल सोसाइटी जो था वो सामाजिक सुधार आंदोलन के समय अमेरिका में बना था, है ना। अमेरिका में इसको किसने बनाया था, तो मैडम एचपी ब्लातवेस्की और कर्नल अल्कॉट, इन लोगों ने बनाया था। और इसी का ब्रांच खुला था कहां पर, तो इसका ब्रांच खुला था इंडिया में, है ना, अडयार में, है ना। और उसी को प्रचार करने के लिए कौन आए थे, तो अल्कॉट आए थे, अल्कॉट का डेथ हो गया, तो अल्कॉट के जगह पर जब प्लेस वैकेंट हुआ तो उसी प्लेस पर भर्ती हुआ एनी बेसेंट का, और एनी बेसेंट यहां पे आई थी और उसका नेतृत्व प्रदान किया। और धीरे धीरे क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी वो जुड़ गई। ठीक है, और ये देखिए, यह जो मूवमेंट आपसे पूछा सकता है कि होम रूल लीग मूवमेंट जो है वो किससे प्रभावित था, कहां से प्रभावित था, तो ये आयरलैंड से प्रभावित था, है ना। लिख लेंगे कि यह आंदोलन आयरलैंड से प्रभावित था, क्योंकि आयरलैंड में आंदोलन हो चुका था। ठीक है, कि यह आंदोलन आयरलैंड से प्रभावित था। ठीक है, यह आंदोलन आयरलैंड से प्रभावित था। और उद्देश्य लिख लेंगे, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य लिख लेंगे तो स्वशासन प्राप्त करना। ठीक है, स्वशासन प्राप्त करना। ठीक है, सेल्फ रूल, है ना। इनका जो ऑब्जेक्टिव था, जो उद्देश्य था, वो क्या था, स्वशासन प्राप्त करना। ठीक है, इनका उद्देश्य था स्वशासन प्राप्त करना। ठीक है, कि दोनों लोगों के बीच, दोनों लोग मतलब कि तिलक और एनी बेसेंट, दोनों लोग के बीच एक अनौपचारिक समझ थी, दोनों लोगों के बीच एक अनौपचारिक समझ थी, इनफॉर्मल अनौपचारिक समझ थी, जिसमें तिलक की लीग ने, मतलब कि तिलक वाला जो शाखा था, तिलक की लीग ने, जिसमें तिलक की लीग ने, यानी कि तिलक वाला जो ब्रांच था, दोनों का अलग अलग था ना, तो तिलक की लीग ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, जिसमें तिलक की लीग ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार, बरार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार और मध्य प्रांत, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार और मध्य प्रांत में काम किया। ठीक है, अब देखिए कि महाराष्ट्र में तो तिलक का काम किया, लेकिन कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि महाराष्ट्र के किस क्षेत्र में नहीं किया, तो बंबई में नहीं किया था। महाराष्ट्र का पूरा एरिया ही कवर कर रहे थे, लेकिन बंबई कवर नहीं कर रहे थे। बंबई जो कवर कर रही थी वो एनी बेसेंट कवर कर रही थी। तो ये जितना एरिया भी आपने लिखा है ना, इस सब पे किसका प्रभाव था, तिलक के लीग का प्रभाव था। ठीक है, अब बाकी देश के पूरे हिस्से में किसका प्रभाव था, तो एनी बेसेंट का प्रभाव था, है ना। मतलब इन क्षेत्रों के अलावे जो बाकी क्षेत्रों में प्रभाव था वो एनी बेसेंट का प्रभाव था। ठीक है, और बंबई जो है ना, बंबई में इनका प्रभाव नहीं था। तो बंबई किसके कंट्रोल में था, एनी बेसेंट के। तो ये एकदम ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र तो इनके कंट्रोल में था, महाराष्ट्र के डिफरेंट डिफरेंट प्लेस जो था उस पर तिलक के लीग का प्रभाव था,
लेकिन क्या था कि बंबई इनके प्रभाव क्षेत्र से बाहर था। नेक्स्ट दूसरा लिख लेंगे कि बाकी पूरा क्षेत्र जो था, बाकी पूरा क्षेत्र एनी बेसेंट के लीग के नियंत्रण में था। बाकी पूरा क्षेत्र एनी बेसेंट के लीग के नियंत्रण में था। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि तिलक के लीग की 6 शाखाएं थी। तिलक के लीग की मुख्यतः 6 शाखाएं थी, 6 ब्रांच था। तिलक के लीग की मुख्यतः 6 शाखाएं थी और एनी बेसेंट के लीग की लगभग 200 शाखाएं थी। शाखा लिखिए ना भाई, 6 शाखाएं थी, 6 ब्रांचेस थी, ठीक है। ओके, एनी बेसेंट की तिलक की जो थी वो 6 शाखाएं थी लगभग, और एनी बेसेंट की लगभग 200 शाखाएं थी पूरे देश में। लेकिन फिर भी क्या था, तो तिलक के तुलना में एनी बेसेंट का जो था वो कमजोर था, है ना। तिलक के तुलना में एनी बेसेंट का लीग क्या था, कमजोर था। ठीक है, ओके। तो देखिए, तो यह सब जो है मूवमेंट तो अपना चल रहा था, है ना, और दोनों लोग अपने अपने क्षेत्र में अपना काम कर रहे थे, ठीक है। तिलक अपना काम कर रहे थे, एनी बेसेंट अपना काम कर रही थी। और ये एक महत्वपूर्ण समय था जब ये आंदोलन, क्योंकि ये आंदोलन तब शुरू हुआ जब देश में आंदोलन की शून्यता का दौर से गुजर रहा था। कांग्रेस का 7 में विभाजन हो गया था, 1907 में गरम दल और नरम दल अलग अलग पार्टी जो है वो पार्टीशन हो गया था। तो उसके बाद कांग्रेस ने तो कोई महत्वपूर्ण आंदोलन किया नहीं। तो उसके बाद फिर जो मूवमेंट जो तेज गति से जो शुरू हुआ था इंडिया में, वो कौन किया था, इन लोगों ने ही किया था। मतलब कि तिलक ने किया और इन्होंने किया, मतलब कि आपको एनी बेसेंट ने किया। तो ये दोनों लोग अलग अलग अपना मूवमेंट चला रहे थे, लेकिन बीच में ही दोनों लोगों ने मूवमेंट को छोड़ दिया। तिलक के साथ तो दिक्कत ये हुई कि एक व्यक्ति है, उसका नाम है वैलेंटाइन चिरोल, है ना। तो वैलेंटाइन चिरोल ने क्या किया कि उसने कहा कि बाल गंगाधर तिलक जो है ये भारतीय अशांति के जनक है ना, फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया। लिख लेंगे नोट करके कि वैलेंटाइन चिरोल। तो वैलेंटाइन तो आप लोग को याद रहेगा जी, बस एक एक्स्ट्रा इसमें चिरोल ऐड कर देना है, बाकी तो याद रहेगा हमेशा, है ना। तो वैलेंटाइन चिरोल, है ना। लेकिन कि वैलेंटाइन चिरोल ने क्या कहा था, तो इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, ठीक है, फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया, ठीक है, फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया, ठीक है। तो हाँ, भारतीय शांति का जनक, फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया, ठीक है। तो फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया किसने कहा था, वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था, ठीक है, फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया। तो फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया किसको कहा था, बाल गंगाधर तिलक को। ध्यान रखिएगा कि ये चिरोल जो है इसने क्या किया था, तो फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया किसको कहा, तिलक को कहा, ठीक है। लेकिन संस्था के तौर पर इसने भारतीय शांति का जनक आर्य समाज को कहा था, ठीक है। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान रखना है कि संस्था के तौर पर इसने आर्य समाज को कहा था और व्यक्ति के तौर पर बाल गंगाधर तिलक को कहा था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें कि संस्था के तौर पर क्या नहीं, संस्था उदयानंद सरस्वती का संस्था था क्या, हाँ। वैलेंटाइन चिरोल ने अलग अलग समय पे कहा था, लेकिन अलग अलग लोग के लिए कहा था, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि संस्था के तौर पर किसको कहा था, आर्य समाज को। अब व्यक्ति के तौर पर किसको कहा था, बाल गंगाधर तिलक को, फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया, है ना। तो भारतीय अशांति का जनक किसको कहा, बाल गंगाधर तिलक को। ओके, क्लियर है, ठीक है।
तो यहां पर इसको ध्यान रखना है। तो इनको अब जब ये कह दिया ना भाई आंदोलन छोड़ करके मानहानि का केस लड़ने के लिए चल गए लंदन, इस पर कर दिया मानहानि का केस वैलेंटाइन चुड़ैल पर, केस लड़ने चल गए लंदन, बस आंदोलन बीच में पड़ गया। इसी बीच में 1917 में क्या हुआ कि अंग्रेज सब एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया। तो दो नेता, एक नेता लंदन में और एक नेता जेल में, मामला खत्म हो गया। तो जो आंदोलन चल रहा था वो बीच मझधार में छूट गया, है ना, और मूवमेंट जो था वो ठीक से कंटिन्यू नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसलिए यहां पर इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ये अलग अलग क्षेत्र में दोनों बड़े नेता अलग अलग मूवमेंट जो थे वो स्टार्ट किए थे। ठीक है, और इसको लेकर के आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, आंदोलन अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया। यहां भी ऑब्जेक्टिव यह था कि इस समय क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध। अब प्रथम विश्व युद्ध के बीच में दबाव बनाने के लिए सब चीज किया जा रहा था। ठीक है, लेकिन दोनों नेता एक जेल में चले गए और एक लंदन चले गए केस लड़ने के। इसी बीच में जो ये पूरा आंदोलन था वो स्थगित हो गया और आंदोलन का कोई भी रिजल्ट निकल के सामने नहीं आया। ओके, चलिए, क्या आंदोलन चला रही थी इसलिए। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार से ये मूवमेंट्स था। अब बताइए यहां तक में कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए, हाँ हाँ बोलिए, क्या मध्य प्रदेश का जो इलाका है मुख्य तौर पे। ठीक है, चलिए, संयुक्त प्रांत यूपी है ना। चलिए, तो देखिए अब ये जितने भी हिस्ट्री के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो सकते थे इंडियन नेशनल मूवमेंट में, है ना, उन सभी चीजों को जो है सो कवर कर लिया गया है। ठीक है, साथ में आपको इसका नोट्स भी जो है सो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो आपका हिस्ट्री का क्लास अब यहीं पर जो है सो ऑफ होता है, बंद होता है। ठीक है, चलिए, देखिए, नहीं सोशल वही नहीं आपके सिलेबस में, सोशल मूवमेंट नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन लिखा हुआ है। राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब है 20वीं शताब्दी और सोशल मूवमेंट हुआ है 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में सोशल मूवमेंट हुआ है। लेकिन आपको जो नोट्स दिया गया है, जो आपको नोट्स मिलेगा ना, उसमें पूरा हिस्ट्री कंप्लीट है, मतलब पूरा मॉडर्न हिस्ट्री। तो उसको पढ़ करके आप अपना नॉलेज इनहांस कर सकते हैं। लेकिन सिलेबस के तौर पर आपको जो रिवीजन करना है, जो फोकस करना है, वो 1885 के कांग्रेस से लेकर के 1947 के देश के स्वतंत्रता तक, है ना, यही आपको पढ़ना है और इसी को आपको बार बार रिवीजन करना है और उसको याद करना है। सोशल रिफॉर्म नहीं है, सामाजिक सुधार नहीं है। हाँ, बिहार वो आपको डिसाइड होगा, फिर आपको शेड्यूल जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट टीम डिसाइड करेगी उसको कैसे करना है। अब ये कब होगा ये फिर बाद में तय होगा। ठीक है, फिलहाल तो आनंद कीजिए। हाँ हाँ हाँ, तो बिहार तो वही है कि बिहार जो है वो बिहार तय होगा कि बिहार कब पढ़ाना है और बिहार कैसे पढ़ाना है। ठीक है, तो बिहार में खाली हिस्ट्री नहीं आता बुआ, ठीक ना, सब आता है। ठीक है, अब पढ़ाया जाएगा तो सब पढ़ाया जाएगा, बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार का राजनीति, सब चीज। ठीक है, नॉट ओनली कुछ है, वो तय होगा बाद में। ठीक है, अरे नहीं भाई, दर्शन का दुर्लभ होगा। चलिए मिलते हैं, मैनेजमेंट टीम तय करेगी कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, फिर हम लोग बताएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नीचे मेरा क्लास है आज, ये हिस्ट्री खत्म। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट।